डर एक एहसास में आपका स्वागत है। इस चैनल पर आपको सुनने को मिलती हैं डरावनी और सच्ची भूतिया कहानियाँ। अगर आपको ऐसी ही वीडियोस देखना पसंद है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो अब बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। हेलो दोस्तों, मेरा नाम जॉनी डफोय है और मैं यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की एक स्टेट मिशिगन का रहने वाला हूँ। मैं यहाँ पर एक पुलिस ऑफिसर हूँ और मुझे फील्ड ऑफिसर का काम दिया गया है। मेरा काम है शहर में घूमना और जानना क्या यहाँ पर कोई क्राइम तो नहीं हो रहा है। और यहाँ छोटे छोटे कई शहर बसे हुए हैं। हमें कई शहरों का ध्यान एक साथ रखना पड़ता है और कभी कभी मुझे इस काम से भी छुट्टी मिलती है और इससे आसान काम दिया जाता है। हमारे यहाँ पर कई ऑयल फील्ड्स हैं और वहाँ पर छापा मारने के लिए कभी कभी जाना पड़ ही जाता है। वहाँ चोरी चकारी ना हो रही हो, वहाँ किसी भी तरह का घपला ना हो रहा हो। कंपनी कई बार पुलिस वालों को हायर करती है ताकि हम वहाँ जाकर घटनाक्रम को जानें। कई बार इस तरह के काम करने वाले लोग आपस में लड़ने लगते हैं। कई बार तो एक दूसरे को नुकसान पहुंचाया जाता है और हर कोई एक दूसरे पर इल्ज़ाम लगाता चला जाता है। ये फील्ड ऑफिसर का काम होता है कि वहां जाकर पहचानना जुर्म किसने किया है और उसके बाद उसे अदालत तक घसीट कर ले आना। कई बार लोग एक साथ इकट्ठे हो जाते हैं और सच को छिपाने की कोशिश करते हैं, लेकिन पुलिस वाले का काम होता है सच को, उस चादर को फाड़ कर बाहर लेकर आना, झूठ की चादर। लेकिन ये काम हमें कभी कभी मिलता है और इसके लिए हमारे इस ऑफिस में कई लोग आपस में झगड़ पड़ते हैं। जब भी इन्वेस्टिगेशन का काम किसी को मिलना होता है, हर कोई उससे दूर भागना शुरू हो जाता है, क्योंकि यहाँ के छोटे छोटे शहरों में क्राइम होते ही बहुत हैं। लेकिन जब भी किसी ऐसी क्राइम इन्वेस्टिगेशन का काम किसी को मिलता है जिसमें छुट्टियों जैसा माहौल हो, पूरे 10 से 15 दिन आपको मिलते हैं, आप वहाँ पर रह सकते हैं, छुट्टी मना सकते हैं और छोटे से केस को इन्वेस्टिगेट करके उसका नतीजा सामने लाना होता है। इसके लिए हर कोई झगड़ता है और मैं भी कभी कभी अपने साथियों से झगड़ पड़ता हूँ। इस बार भी मिशिगन में ही एक ऑयल फील्ड में कुछ घपला हुआ था। मुझे ये खबर मिली थी कि ज़मीन से वहाँ पेट्रोलियम निकाला जाता है और 2 बटन्स होते हैं। पहले बटन से ज़मीन से ऑयल निकाला जाता है और दूसरे बटन से उस तेल को आगे भेजा जाता है। यहाँ नीचे वाला पहला बटन ही बंद कर दिया गया था। मुझे नहीं पता क्यों, लेकिन कहा जा रहा था जितने भी मजदूर वहाँ पर काम करने वाले हैं वो उसे चला नहीं रहे थे। इसका कारण जानने के लिए मुझे वहां पर जाना था। या तो वो आपस में झगड़ पड़े होंगे या किसी न किसी ने गलत बटन दबा दिया होगा और नुकसान को छिपाने के लिए वो वहां पर काम को बंद करके बैठे हैं। कहा जा रहा था कि ऑयल फील्ड्स को बाहर से बंद कर दिया गया है, अब कोई भी अंदर नहीं जा सकता। हो सकता है बड़ी घटना हो चुकी हो सकता है छोटी घटना हो चुकी हो, लेकिन 10 दिन की छुट्टी मिल गई थी और मैं झगड़ कर इस काम को इन्वेस्टिगेट करने के लिए सबको मना चुका था। बहुत खुशी हुई मुझे। आखिर मैं मिशिगन के उस ऑयल फील्ड्स के पास वाले जंगलों में घूमने के लिए जाया करूंगा। एक ही दिन में केस को सुलझा दूंगा, 9 दिन छुट्टियां मना कर आऊंगा। जब भी हमें कोई क्राइम सीन मिलता है वहां पर जाने से हर कोई बचता है और जैसे कपड़े हमें मिले वैसे पहनकर वहां जाना पड़ता है। लेकिन यही काम सबसे अलग होता है कि हम पूरा का पूरा बैग भरकर छुट्टी मनाने जैसा माहौल बनाकर वहां पर जाते हैं। आधा दिन लगा दिया था मैंने पैकिंग करने के लिए। अच्छे अच्छे कपड़े, जंगल में मच्छर भी होंगे, उन्हें भगाने के लिए मैं मॉस्कीटो रिपेलर्स भी अपने साथ ले जा रहा था। अच्छे वाले वो नहाने वाले कपड़े जिसे तालाब में नहाने में पहना जाता है, उसको भी खास तौर पर छोटे बैग में भर चुका था मैं और शाम के वक्त ही ऑयल फील्ड्स की तरफ निकल पड़ा। मुझे 12 घंटे की ड्राइव करनी थी और रास्ता बिल्कुल खाली। यहाँ कई बीहड़ आते हैं, कई जंगल आते हैं, छोटी छोटी पहाड़ियाँ आती हैं और उनके बीच से निकलना बहुत ज़्यादा मज़ेदार होता है। हर कोई घूमने के लिए इन इलाकों में आता है। इन इलाकों में बिल्कुल शांति है। छोटे छोटे से गांव बसे हुए हैं, कुछ ऑयल फील्ड्स हैं।
यहाँ पर ऐसे बिजनेस बनाए गए हैं जहाँ बंद रहकर लोगों को काम करना पड़ता है। भीड़ भाड़ यहाँ पर आपको बहुत कम मिलेगी और यही तो सुकून का माहौल हर कोई यहाँ ढूंढता रहता है। 12 घंटे की ड्राइव करके जैसे ही मैं ऑयल फील्ड्स में पहुंचा था, 5 ऑफिसर मिले थे जो उस गेट के बिल्कुल बाहर खड़े थे। उन्होंने बाहर टेंट लगा रखे थे क्योंकि वो गेट के अंदर जा नहीं पा रहे थे और बाहर किसी को वो आने नहीं दे रहे थे। ऑयल फील्ड्स में बड़े बड़े गेट लगे होते हैं, ना तो उन्हें तोड़ा जा सकता है ना ही आसानी से खोला जा सकता है, और अगर सिक्योरिटी कोड से उसे बंद कर दिया जाए कोई बाहर नहीं आ सकता, कोई अंदर नहीं जा सकता। और ये बाहर खड़े थे, बाकी सब अंदर। मैंने कहा पहले मैं सिक्योरिटी कैमरास चेक करना चाहता हूँ। उन्होंने कहा सिक्योरिटी कैमरास चल नहीं रहे हैं, अंदर जितने भी कैमरे लगे हुए हैं हर एक कैमरे को तोड़ दिया गया है। ये सुनते ही मेरी आंखें खुल सी गई थी। जिंदगी में पहली बार ऐसा क्राइम सीन देखा था जिसमें कैमरे भी तोड़ दिए गए हैं। ये कोई छोटा मोटा क्राइम नहीं लगता। अंदर चल क्या रहा है? जैसे ही मैंने उनसे पूछा, उन्होंने कहा यहाँ 2 स्टेजेस में काम होता है। पहली स्टेज में जमीन से पेट्रोलियम निकाला जाता है और बड़ी पाइप्स में पहुंचाया जाता है। फिर दूसरी स्टेज आती है, वहां से वो पेट्रोलियम आगे निकाला जाता है। ये 2 स्टेजेस इसीलिए हैं ताकि बीच में सफाई भी की जा सके। अगर पेट्रोलियम लगातार निकलता रहेगा तो पाइप्स की सफाई नहीं की जा सकेगी और फिल्ट्रेशन का काम भी करना पड़ता है। कई बार जो ज़मीन से पेट्रोलियम निकाला जाता है बड़े से कंटेनर्स में डाला भी जाता है और फिर चेक किया जाता है क्या उनकी क्वालिटी में कोई फ़र्क पड़ा है या नहीं। पहली स्टेज से वो पेट्रोलियम निकाला गया था, यानी कि ज़मीन से निकाला गया था, कंटेनर्स में डाला जाना था और उसके बाद से ही ये घटना हो गई। मुझे बताया गया अंदर कई ऑफिसर ऐसे थे, मजदूर ऐसे थे जो एक दूसरे से झगड़ा किया करते थे। हर रोज़ छोटी मोटी मारपीट का सीन तो यहाँ चलता ही रहता है। अमूमन हर फैक्ट्री में ऐसा तो होता ही है। हर कोई प्यार से काम थोड़ी ना करता है। कभी कभी काम के लिए थोड़ी बहुत बहसबाजी हो जाती है, कभी कभी झगड़ा भी हो जाता है, और यहाँ पर भी वो आम बात थी जो लगी रहती थी। लेकिन वो ऑफिसर बड़ा चढ़ा कर कह रहे थे, शायद वो किसी को फंसाना चाहते थे। इसके बाद मैंने उनसे बात करने की गुजारिश की। मैंने कहा कि मैं माइक से अंदर बात करना चाहता हूँ, उनसे पूछना चाहता हूँ अंदर हालात कैसे हैं। तब उन्होंने कहा अंदर वाले सारे माइक खराब हो चुके हैं और बाहर वाले सारे स्पीकर खराब हो चुके हैं। पहली बार ऐसा हुआ है कि यहाँ सब सिस्टम बिल्कुल काम नहीं कर रहे थे। अंदर क्या हो रहा है हम जान ही नहीं सकती थी। तब उन्होंने मुझे कहा आपको अंदर जाकर इन्वेस्टिगेट करना होगा। यहाँ 5 दरवाजे थे, एक एक करके हर दरवाज़ा खुलता, तब 5 दरवाजे पार करके मैं ऑयल फील्ड के अंदर पहुँच पाता। ये बड़ा सा इलाका था, यहाँ पर कई जगह फेंसिंग की हुई थी। ना कोई अंदर आ सकता था ना बाहर जा सकता था। एक बीहड़, पीछे वाले गार्डन, छोटे छोटे घर, इसी के साथ पीछे वो खास बड़ी मशीन जिससे पेट्रोलियम ज़मीन से बाहर निकाला जाता था। 5 गेट पार करने होंगे। अंदर कोई गड़बड़ हुई और अगर किसी ने मुझ पर हमला किया तो बचना नामुमकिन हो जाएगा। लेकिन फील्ड ऑफिसर को ऐसा खतरा तो उठाना ही पड़ता है ना। मैं भी उठा चुका था। मैंने उनसे कहा पहला गेट खोल दिया जाए। पहली बार इस ऑयल फील्ड में आया था। हर बार सीनियर इस काम को करने के लिए भागे भागे आगे बढ़ जाते थे। मैं हमेशा नाक रगड़ता रह जाता था। पहली बार ये मज़ा मैं भी लेने वाला था, ऑयल फील्ड को अंदर से देखने वाला था। वो पहला गेट खुला था तो मुझे लगभग 100 मीटर चलकर जाना था। उसके बाद दूसरा गेट आता। दूसरे गेट पर मेरा अंगूठा लगता और वो गेट भी खुल जाता। अब मेरे एक्सेस कोड भी इस सिस्टम में डाल दिए गए थे। मैं 100 मीटर चलते चलते गया और मेरे पास एक बड़ा बैग था, खाने पीने का सामान और इसी के साथ पहनने वाले कपड़े मैं उसी में डालकर आया था। मुझे पता था इन्वेस्टिगेशन अंदर ही करनी होगी, कोई बाहर निकल नहीं पाएगा। इसी तरह हम मुजरिम को पकड़ पाएंगे और उसे सज़ा भी दिलवा पाएंगे। दूसरा गेट आ गया था। अब दूसरे गेट के पार ज़्यादा कुछ दिख नहीं रहा था। पहला वाला गेट तो जाली का बना हुआ था, लेकिन दूसरा गेट लोहे का बना हुआ था। मैंने पास में ही उस सेंसर में अंगूठा लगाया और दूसरा गेट खुलने में 15 सेकंड लग गए। इतना मोटा गेट, इसे तो फाड़ा तक नहीं जा सकता। मैं तो सोच रहा था ग्रेनेड भी अगर उस गेट पर फेंक दिया जाए वो गेट फटने वाला नहीं था। तब मैं उससे भी आगे बढ़ना शुरू हो गया।
उसके आगे बहुत बड़े बड़े पिलर लगे हुए थे और एक छोटा सा दरवाज़ा। वो छोटे से दरवाजे के पास एक बड़ा सा गेट था। कहा जा रहा था कि गेट सिर्फ बड़ी बड़ी गाड़ियों के लिए ही खुलता है, उन्हें ही एक्सेस मिल पाती है। मैं सिर्फ छोटे से गेट का इस्तेमाल कर सकता था। मैं उस गेट के सहारे आगे बढ़ने से पहले देख रहा था दूर दूर तक कितने लेवल की फेंसिंग की हुई है। ये फेंसिंग लगभग 15 फुट की थी। कोई इंसान इस पर चढ़ तक नहीं सकता था क्योंकि ये आगे की तरफ टेढ़ी थी। अंदर से बाहर जाना नामुमकिन था और बाहर वाली वो फेंसिंग बाहर की तरफ टेढ़ी थी। बाहर से भी कोई आ नहीं सकता था। मैंने ये तीसरा गेट भी खुलवाया, मोटा दरवाज़ा। इसे खुलने के बाद मुझे सामने बहुत कुछ दिख रहा था। मैं बीहड़ तक पहुंच गया था। पास वाला गार्डन साफ साफ दिख रहा था। इस तरफ बने हुए घर दिख रहे थे। कोई इंसान नहीं दिख रहा था। बिल्कुल सन्नाटा। मेरे हाथ में एक फाइल थी जिसमें अंदर काम करने वाले कर्मचारियों के नाम और नंबर दिए गए थे। कुल 50 कर्मचारी हैं जो अंदर ऑयल फील्ड्स में काम करते हैं। कुछ का काम दफ्तर वाला होता है जबकि कुछ का अंदर उस ऑयल को चेक करने का। लेकिन 50 लोगों में से एक भी बाहर दिख नहीं रहा। मुझे उन घरों की तरफ जाना होगा। पीछे एक ऑफिस सा बना हुआ था। ये काफ़ी बड़ी बिल्डिंग थी। ये 4 मंजिला बिल्डिंग जिसमें कई कमरे थे। मैंने सोचा वहीं पर चलता हूँ। ज़रूर सब वहीं पर होंगे क्योंकि बाहर से गेट तो बंद कर दिए गए हैं। अब मुझे ऑफिस की तरफ ही जाना होगा, ऑयल फील्ड की तरफ। वो बड़ी मशीन शायद उधर कोई काम नहीं कर रहा होगा, मशीन तो बंद पड़ी है। मैं उन घरों के बीच से निकल रहा था और हर घर के अंदर लाइट जल रही थी। मैंने सोचा किसी को परेशान नहीं करना। अब फील्ड ऑफिसर किसी को इस तरह परेशान नहीं कर सकता, इसके लिए हमें भी जुर्माना लग सकता है। ऑफिस पहुंचता हूं और वहां किसी अफसर से बात करता हूं। जैसे ही मैं ऑफिस पहुंचा, उस दरवाजे को खोलकर मैं अंदर बिल्डिंग के गया था। वहां कागज ही कागज बिखरे पड़े थे, फटे हुए कागज और फटे हुए कपड़े। ऐसा लग रहा था यहाँ एक लड़ाई हुई हो और एक दूसरे का किसी ने कपड़े फाड़े हों, कागज को भी फाड़कर वहां पर फेंक दिया हो। मैं 4 मंजिलों पर गया था। कई कमरे थे। वहां बड़ा सा ऑफिस भी था। वहां भी मैं पहुंच गया था और वहां बहुत सारा तेल गिरा हुआ था। वो तेल जैसे दीवारों पर भी लगा हुआ था। वो कांच की बिल्डिंग लग रही थी। उस कांच के सहारे हम बाहर भी देख सकते थे, लेकिन हर जगह तेल इस तरह से बिखेर रखा था जैसे उनके बाप का माल हो। ये लोग कर क्या रहे हैं? अंदर कोई बड़ा घपला तो नहीं चल रहा? आपस में कोई बड़ी लड़ाई तो नहीं हो चुकी? कहीं कोई गैंगवार ही तो नहीं हो गया? मैं सोचकर कुछ हैरान जरूर हो रहा था, लेकिन कोई इंसान देखा ही नहीं मैंने उस बिल्डिंग में। उसके बाद मैं सोचने को मजबूर हो गया, शायद मुझे बाहर उन घरों के अंदर जाना होगा। तो मैं चलता चलता उन घरों की तरफ हो लिया। सबसे पहला घर, मैंने वो डोरबेल बजाई थी और डोरबेल मैं बजाता रहा। बाहर कोई आया ही नहीं। अंदर टीवी चल रहा था। उस टीवी की आवाज़ बहुत तेज़ थी, शायद वो सुन नहीं रहा होगा। मैंने दरवाज़ा खटखटाने की कोशिश भी की, लेकिन कोई बाहर ही नहीं आया। उसके बाद मैं दूसरे घर की तरफ निकल पड़ा। अब दूसरे घर का दरवाज़ा भी खटखटाता रहा, डोरबेल बजाता रहा। अंदर से टीवी चलने की आवाज़ आती रही, कोई बाहर नहीं आया। मैं हर तरफ जाता गया, कोशिश करता गया, लेकिन किसी भी घर से कोई बाहर नहीं आया। यहाँ तक बाहर की कम्युनिकेशन चल रही थी, तो मैं अब बाहर फ़ोन लगाना चाहता था। मैंने अपने मोबाइल से बाहर फ़ोन लगाया और बाहर बैठे अफसरों को कहा, यहाँ घर में कोई नज़र नहीं आ रहा, ना उस बड़ी बिल्डिंग में, दफ्तर में कोई नज़र आ रहा है। तो उन्होंने कहा, हो सकता है यहाँ कोई हो ही ना। उस बड़ी सी मशीन वाली बिल्डिंग, वो ऑयल फील्ड के अंदर सब हों। आपको चौथे गेट के पार भी पहुँच जाना चाहिए। जल्दी कीजिए, हो सकता है अंदर झगड़ा भी चल रहा हो। 23 घंटे हो चुके हैं जब से यह ऑयल फील्ड को बंद किया गया है। जल्दबाजी में आपको बुलाया गया है ताकि ऑयल फील्ड का काम जल्दी से शुरू हो सके। अब मैं चौथे गेट की तरफ बढ़ चला था। बड़ी ऑयल फील्ड की मशीन यहाँ से दिख रही थी। बड़ी बड़ी चिमनियाँ यहाँ से नज़र आ रही थी। वो खींचने वाली मशीन भी हिलती हुई दिख रही थी, लेकिन गेट काफ़ी ऊंचा था और उन जालियों से मैं अंदर थोड़ा थोड़ा ही देख पा रहा था। मैंने उस गेट को खोलने की कोशिश की और अंगूठा लगाया। वो गेट नहीं खुला। एक्सेस डिनाइड का वो मैसेज बार बार आई जा रहा था। मैंने फिर से बाहर फ़ोन लगा दिया। मैं अंदर जा नहीं पा रहा हूँ। अंगूठा लगाया, लेकिन एक्सेस डिनाइड आ रहा है।
तब एक अफसर ने कहा, सर यहाँ से अंदर आप नहीं जा सकते, मुझे वहाँ पर आना होगा, लेकिन उससे पहले आपको बताना होगा वहाँ पर कोई मौजूद नहीं है, तभी मैं इन गेट के सहारे वहाँ तक पहुँच पाऊँगा। मैं थोड़ा सा घबरा गया था, आखिर वो इतना डरा हुआ क्यों है? यहाँ क्या हुआ है जो वो अंदर आने से इस तरह से डर रहे हैं और जानना चाहते हैं कि अंदर कोई नहीं है? मैंने कहा, नहीं, यहाँ पर कोई नहीं है, शायद कोई ना कोई हो भी, लेकिन मुझे क्या पता, ये तो तुम्हें पता होना चाहिए। तब उसने अंदर आने से मना कर दिया। उसने कहा, अगर अंदर कोई एक भी है तो मैं नहीं आना चाहता, आपको बाहर आ जाना चाहिए और ऊपर से वो एक्सेस लीजिए, मैं नहीं दे सकता, मैं अंदर नहीं आने वाला, मैं काम छोड़ने को तैयार हूँ। उसके ये शब्द मुझे डराने के लिए काफ़ी थे। वहाँ मैं कुछ समय रुका रहा। उसने मुझे कहा, मुझे हर घर देखना होगा, मुझे बिल्डिंग में चप्पे चप्पे को छानना होगा, तब मैं उसे फ़ोन करूं, वो अंदर आएगा, अंगूठा लगाएगा और बाहर चला जाएगा। इस तरह चौथा गेट भी खुल जाएगा। मैं क्या करता, उसको ना थोड़े ना कर सकता था, लेकिन समझ में ये नहीं आ रहा था वो डर किससे रहा है। यहाँ पर वो कौन से लोग हैं जो इस तरह से अफसरों को डरा रहे हैं? तब मैं एक एक करके वहाँ पर घूमना शुरू हो गया। हर घर के अंदर मैं जाता गया। कुछ की खिड़कियाँ खुली थीं, कुछ के दरवाजे। मैं दरवाजे खोलकर अंदर किसी से बात करना चाहता था। मुझे नहीं पता था उन घरों में कोई है या नहीं, लेकिन टीवी चल रहे हैं तो सोचा वो टीवी देख रहे होंगे। हर घर में एक जैसी आवाज़ आ रही थी, वो टीवी कोई बंद कर ही नहीं रहा था। मैंने एक एक करके दरवाज़ा खोला, घरों के अंदर गया। टीवी चलते हुए छोड़े हुए थे हर घर के अंदर, जैसे किसी ने खास तौर पर यह काम किया हो ताकि सबको लगे यहाँ घरों में कोई मौजूद है। मैंने हर घर चेक कर लिया। कुल 30 घर थे, 30 के 30 घर खाली और कोई भी इंसान वहाँ पर मौजूद नहीं। बिल्डिंग को मैं देख चुका था, वो बड़े सी फील्ड, वो बड़े से गार्डन को मैं देख नहीं सकता था। मैंने फ़ोन लगाया और कह दिया, देखो रात का समय हो चुका है, मैंने सब कुछ चेक कर लिया, यहाँ पर कोई मौजूद नहीं है। इसका मतलब हर कोई उस फील्ड के अंदर ही होगा, तुम्हें अंदर आना होगा, अंगूठा लगाना होगा। तब जाकर उसे भरोसा हुआ था और वो उन 3 गेट के सहारे मुझ तक पहुंचा। उसे देखकर मुझे अजीब सा लगा था। उतरा हुआ चेहरा, कांपते हुए हाथ, उसका अंगूठा उस सेंसर पर लग नहीं पा रहा था, हाथ इतना ज़्यादा कांपे जा रहा था। तब मैंने उसका हाथ पकड़ा और कहा, हाथ क्यों कांप रहा है? या तो तुम बहुत ज़्यादा नशे करते हो या किसी ऐसी चीज़ से इतना ज़्यादा डरे हुए हो कि तुम्हारी टांगें तक कांप रही हैं। तो उसने कहा, नहीं, मैं कांप नहीं रहा, बस मैं अंगूठा लगाऊंगा और चला जाऊंगा, इसके बाद का काम आपका है, आप चेक कीजिए अंदर क्या हुआ है। मैंने उसका हाथ पकड़कर वो अंगूठा लगाया और वो गेट थोड़ा थोड़ा खुलने लगा था, लेकिन उसकी चलती हुई टांगें ये बयां कर रही थी वो भागने की तैयारी में था। मैंने उसकी कलाई पकड़ रखी थी। मैं उससे पूछना चाहता था, क्या हुआ, तुम डरे हुए क्यों हो? क्या हो चुका है अंदर जिस कारण तुम भागकर बाहर चले गए? और अंदर कितने लोग मौजूद हैं? क्या 50 हैं या कम है? या कोई ऐसी चीज़ अंदर तो नहीं जिससे तुम इतना ज़्यादा डर चुके हो? वो बार बार कहता रहा, देखिए साहब, मुझे जाने दीजिए, मैं रुक नहीं सकता सर, मैं रुक नहीं सकता, मुझे जाने दीजिए। वो बार बार कलाई मुझसे छुड़वाई जा रहा था। उसे किसी चीज़ की बहुत जल्दी थी, वो अंदर किसी चीज़ से डर रहा था। और मैं इसका फ़ायदा उठाकर उससे कहने लगा, मुझे सच तो बताना होगा, बताओ अंदर कौन है? तब बड़ी मुश्किल से उसने अपने दांत भींचे और कहने लगा, सर अंदर उन्हें कोई बीमारी हुई है, कोई बीमारी हुई है, उनके शरीर में तेल लगता है और वो शरीर काला सा होने लगता है और वो पागल से हो गए हैं, पागल से, इसीलिए उन्हें अंदर बंद किया गया है, बाहर नहीं निकाला। पहले यहाँ तक भी वो थे, लेकिन उसके बाद इकट्ठे होकर अंदर गए थे कई लोग। उनमें से कई लोग वैसे काले थे, कई लोग पागल हो चुके थे, कई लोग उनसे बचने के लिए अलग अलग कमरों में अंदर छिप गए थे। उसके बाद कैमरे खराब हो गए, माइक खराब हो गए और मुझे अंदर जाने से डर लगता है। मेरा मानना है वो भूत या शक्ति के कब्जे में है, भूतों ने उनके शरीर पर कब्जा कर रखा है सर, मैं नहीं जा सकता। देखिए, मैं भगवान को मानता हूँ, मुझे पता है ये शैतान कर रहा है। उसने ये कहा था और उसके बाद वो भागना शुरू हो गया था, मुझसे माफ़ी मांग रहा था। उसने कहा, मैं काम छोड़ने को तैयार हूँ, मैं रुकना नहीं चाहता। मैं अपने साथ उसे अंदर ले जाना चाहता था, लेकिन उसने मेरी कलाई को काट दिया था।
उसने मेरी कलाई पर काटा और भाग निकला। मैं गालियां देकर उसे रोकने की कोशिश करता रहा, लेकिन वो बाहर निकल गया। उसने वो गेट बंद किए और वो बाहर पहुंच गया। अब चौथा गेट खुला था, मुझे इसके अंदर जाना था। अब ये चौथा गेट भी 3 स्टेजेस में था, यानी कि पहला गेट खुलता, मैं अंदर पैर रखता, फिर दूसरा खुलता और पहला बंद हो जाता। मैं थोड़ा और आगे जाता तो दूसरा बंद हो जाता और तीसरा खुलता, ताकि कोई भी एक झटके में सीधा अंदर ना पहुंच पाए। और हर बार शरीर पर एक तेल गिरता, जिससे शरीर के सभी जीवाणु मारे जाते। अंदर एक वायरस तक ना पहुंच सकता था, ऐसी सिक्योरिटी थी वहां पर। और वो तीसरी स्टेज वाला गेट खोलने से पहले मुझे अपने शरीर के सभी कपड़े उतारने थे। और वहां पर एक नहाने के लिए शावर बना हुआ था। उसमें सिर्फ पानी नहीं आता था, कुछ केमिकल भी आता था जो शरीर पर पड़ता और शरीर के सभी जीवाणु मारे जाते। 2 बार शरीर पर छिड़काव करने के बाद तीसरी बार नहाना भी पड़ता था, और उसके बाद वो काले रंग के कपड़े पहनने पड़ते। यहाँ पर किसी भी तरह के जीवाणु को जाने की अनुमति तक ना थी, इंसान जा सकते थे। वो सूट पहनकर मैंने वो तीसरी स्टेज का गेट भी खोला और अब मैं ऑयल फील्ड्स के अंदर था। यहाँ काफ़ी आधुनिक मशीनें थी। यहाँ एक बड़े सी छत के नीचे कई कमरे दिख रहे थे, कई गलियारे दिख रहे थे। ये भूल भुलैया की तरह है, और मैं इंतज़ार कर रहा था कोई इंसान यहाँ मिलेगा जो मुझे 5वें गेट की तरफ लेकर जाएगा। 5वां गेट और उसके बाद अंदर की सारी इमारतें, अंदर बना वो शहर, वो पूरी की पूरी बड़ी बड़ी मशीनें मैं साफ देख सकता था। लेकिन यहाँ से आगे जाने के लिए रास्ता भी तो ढूंढना पड़ेगा। वो कैसे कर पाऊँगा? कोई मौजूद नहीं है, कोई मैनुअल नहीं है। इतना खतरनाक यहाँ बनाया हुआ था इसे कि मैं डरता डरता कदम आगे बढ़ा रहा था। और अंदर से आ रही वो आवाज़ें। यहाँ वेंटिलेशन के लिए ऊपर से कई वेंट बनाए गए थे। अब उन वेंट पर मैंने कान लगाकर सुना। कुछ चीखने की आवाज़ें, कुछ बोलने की आवाज़ें, कुछ बुड़बुड़ाने की आवाज़ें। हर बार वो आवाज़ बंद हो जाती जब मैं चीख कर कहता, जो भी है मेरे सामने आओ, मैं किसी से मिलना चाहता हूँ। मैं फील्ड ऑफिसर हूँ, इन्वेस्टिगेशन करने के लिए आया हूँ। तुम्हें बाहर आना होगा, वरना मैं हर किसी को फंसा सकता हूँ। जब मैंने ये कहा था तो वो चीखने की आवाज़ें बिल्कुल बंद हो गई। उसके बाद एक तीखी सी आवाज़, जैसे कोई धातु किसी बड़ी धातु से घसीटी जा रही हो, वो तेज सी आवाज़ कानों में बजनी शुरू हो गई। ये भूल भुलैया थी, तो मैंने सोचा चलकर ही किसी न किसी कमरे को ढूंढता हूँ। मैं अब आगे की तरफ बढ़ना शुरू हो गया और वहाँ ज़मीन पर काले रंग के निशान। ऐसा लग रहा था जैसे कोई बड़े बड़े काले रंग के कपड़े तेल में भिगोए हुए यहाँ ज़मीन पर खींचे हुए हैं। छत पर भी काले निशान, ज़मीन पर भी काले निशान। यहाँ पर हर जगह पर इस तरह पेट्रोलियम बिछाया हुआ था जैसे मुफ्त में मिल रहा। बाप का माल समझकर ये तो बर्बाद किए जा रहे हैं। इन्होंने तो नीचे वाले वो सब बटन्स बंद कर रखे हैं। पहली स्टेज तो पूरी तरह से ब्लॉक है, फिर तेल ऊपर कहाँ से आ रहा होगा? ज़रूर कंटेनर्स में से तेल को निकाला गया होगा। मैं किसी को ढूंढ रहा था जो मुझे कंटेनर तक पहुंचा पाता। मैं किसी को ढूंढ रहा था जिससे मैं बात कर पाता, लेकिन यहाँ ना तो अंदर ले जाने वाला कोई था, ना बात करने वाला कोई था। मैं उस भूल भुलैया में कभी इधर घूमता, कभी उधर। पहले तो वो काले निशान दीवारों पर थे, लेकिन तभी कई जगह मुझे खून के निशान भी मिले। दीवारों पर उंगलियों से बनाए हुए खून के निशान, और एक जगह उंगली से किसी ने खून से लिखा हुआ था हेल्प। और उसे देखते ही मैंने पास वाली वो बंदूक निकाली और उस गन को मैंने लोड कर लिया। ये साइन होता है कि यहाँ कोई बड़ा खतरा है। हेल्प तभी कोई लिखता है जब उसे जान का खतरा होता है, और मैं बंदूक को निकाल कर ढूंढ रहा था आखिर यहाँ हुआ क्या है। ज़रूर यहाँ कोई ना कोई कातिल है और किसी को मौत के घाट उतार दिया गया है। हो सकता है कोई सीरियल किलर हो जो लोगों को अंदर मार रहा हो और मुझे उसका मुकाबला करना पड़ जाए। मैंने सोचा क्यों ना मोबाइल से बाहर कॉल करूं और उन अफसर से पूछूं अंदर जाने का सही रास्ता कौन सा है। लेकिन यहाँ मोबाइल की रेंज नहीं आ रही थी। इस छत को धातु से बनाया गया था जिससे सिग्नल बाहर तक पहुंच ही नहीं पाते, इसीलिए अंदर फंसा हुआ कोई भी बाहर कांटेक्ट नहीं कर पा रहा है। अब मैं वेंट से आ रही आवाज़ों का पीछा करने लगा था। हर जगह वेंट बने हुए थे जिसमें से हवा अंदर आ रही थी,
ताकि यहाँ सांस ना घुट जाए। लेकिन अगले वो कमरे जैसे जैसे मैं खोलता गया, वहाँ अजीब अजीब निशान दिखते गए। सामान बिखरा पड़ा था। ऐसा लग रहा था यहाँ आपस में कुछ लोग लड़े हों। फटे हुए कपड़े पड़े थे, खून के छींटे, वो तेल के छींटे भी हर जगह पड़े हुए थे। उसे देखकर बार बार घबराहट सी होती। ऐसा लगता बहुत लोग हैं यहाँ पर, कहीं मैं फंस तो नहीं गया। लेकिन अचानक मुझे सामने एक लड़का नजर आया। पीले रंग की टोपी पहनी हुई थी उसने और काले रंग के कपड़े पहन रखे थे। वो सामने एक गलियारे में खड़ा था और मेरी आंखों की तरफ देखने लगा। मैं उससे लगभग 50 फुट की दूरी पर खड़ा था और मैं दूर से ही उसकी तरफ बंदूक करके कहने लगा था, रुको वहाँ, मुझे किसी पर भरोसा नहीं है। यहाँ पर खून के निशान हैं, हेल्प लिखा हुआ है, तेल ही तेल लगा हुआ है। मैं किसी पर यकीन नहीं कर सकता। तुम्हें मेरे सवालों के जवाब देने होंगे। मैंने दूर से ही उससे सवाल पूछने शुरू कर दिए, लेकिन वो एक टक लगाए मेरी तरफ देखे जा रहा था। मेरा पहला सवाल था, तुम्हारा नाम क्या है और तुम्हारी डेजिग्नेशन क्या है? जल्दी से बताओ, ऊंची आवाज में बताना ताकि मैं साफ साफ सुन पाऊं। उसने एक शब्द ना कहा। उसका मुंह जैसे पूरी तरह से बंद था, होंठ बंद करके घूरे जा रहा था और मुझे डराए जा रहा था। तभी मैंने कुछ कदम आगे की तरफ बढ़ाए। मैंने गन पॉइंट उसके सर की तरफ किया हुआ था, क्योंकि मैं किसी पर यकीन थोड़े ना कर सकता था। करीब पहुंचकर फिर से मैंने ऊंची आवाज में कहा, अपना नाम बताओ जल्दी से। अगर तुम जल्दी से अपना नाम नहीं बताओगे मैं गोली भी चला सकता हूं। लेकिन उसने अब भी एक शब्द ना कहा था। उसकी आंखें बस मेरी तरफ थी। जैसे जैसे मैं उसके करीब गया, मेरी नज़र पड़ी। वो काले रंग के तेल के ऊपर खड़ा हुआ था, लेकिन वो तेल पहले से वहाँ मौजूद नहीं था। उसके शरीर से निकल रहा था, जैसे उसने अपने उस बड़ी सी जैकेट के अंदर तेल भर रखा हो, जो उसकी पैंट के जरिए नीचे बहे जा रहा था। वो तेल काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुका था और उसके चेहरे पर भी जैसे काले तेल के निशान थे। लेकिन उसकी आंखें मेरी तरफ गड़ी हुई। वो बस घूरे जा रहा, कोई जवाब नहीं दे रहा था। उसके उस मांस पर छोटी छोटी काले रंग की बिंदियां भी बनी हुई थी, जैसे किसी ने तेल के छींटे मुंह पर मारे हों। मुझे उस बाहर वाले अफसर की बात भी याद आ रही थी। अंदर उनको बीमारी सी हुई है, वो हिंसक हो गए। क्या सच में ये हिंसक है? ये तो एक जगह पर खड़ा है लेकिन डर नहीं रहा। थोड़ा सा मैं और आगे बढ़ा था और उस गलियारे की एक तरफ गया था। वो अकेला नहीं था। एक कमरे के बाहर 2 और लोग, वो आपस में बात नहीं कर रहे थे, वो भी मेरी तरफ देखे जा रहे थे। एक जगह पर खड़े जैसे जम चुके हों। वो बस मेरी आंखों की तरफ घूरते रहे। मैं जिस दिशा में जाता वो टांगे थोड़ी सी मोड़ते और आंखें मेरी तरफ गड़ाए रखते। मैं अब अपनी बंदूक को एक जगह टिका नहीं पा रहा था। 3 लोग अलग अलग दिशा में थे। अगर कोई एक तरफ से मुझ पर झपट्टा मारता तो मैं उस पर गोली चलाता, और जब तक दूसरा भी मुझ पर झपट्टा मार सकता था। मैंने कदम पीछे हटाने शुरू कर दिए। यहाँ पर मैं फंसना नहीं चाहता था और उन सबको मैं इशारा करके कहने लगा, एक तरफ हो जाओ सब, एक तरफ हो जाओ। अब तुम्हें मेरी बात माननी होगी, जल्दी से एक तरफ हो जाओ। मैं यहाँ रुक नहीं सकता, इस तरह बीच में नहीं आ सकता। वो मेरे शब्दों का जवाब नहीं दे रहे थे, लेकिन उनके करीब जाने के बाद जब मेरे कदम एक एक करके पीछे हटने शुरू हुए, उनके कदम एक एक करके पास की तरफ बढ़ने शुरू हो गए। वो अब भी मेरी उतनी ही दूरी पर थे जितनी पहले थे। उनके करीब जाकर जैसे मैंने गलती कर दी हो। धमकियां देने का कोई फ़ायदा नहीं हो रहा था और उनके कदम करीब की तरफ आते गए। वो तीनों उतनी ही करीबी पर थे और मैं कदम पीछे हटाता हटाता उस गेट की तरफ गया। मैं अब उस गेट से बाहर निकलने के बारे में सोच रहा था और उन्हें भी बाहर ले जाना चाहता था। मैंने वहाँ अंगूठा लगाने की कोशिश की। अंगूठा लगाते ही एक्सेस डिनाइड। तभी मेरा सर खनक गया। इस गेट का एक्सेस तो मेरे पास है ही नहीं। अगर अंदर मैं उस कातिल को ढूंढ भी पाया तो बाहर कैसे निकलूंगा? गेट तो मैं खोल ही नहीं सकता, फ़ोन में लगा ही नहीं सकता, और वो इतना डरता है, अंदर आता ही नहीं। तब घबराहट बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी थी और मैं अब गुस्से में धमकी दे रहा था, एक तरफ हो जाओ, सब एक तरफ हो जाओ, यहाँ पर तुम्हें अंगूठा लगाना होगा, तुम तीनों मेरे साथ बाहर निकलो। और इसके बाद वो तीनों एक साथ गुर्राना शुरू हो गए।
वो अपने होंठों को ऊपर की तरफ उठाकर जैसे जानवरों की तरह गुर्रा रहे थे और उनके दांत नजर आ रहे थे। दांतों पर काला तेल लगा हुआ था। वो शैतानों जैसे लग रहे थे, जैसे कोयले की खान से निकल कर आए हों। मैं उन्हें दूर नहीं कर पा रहा था। तब मैंने आखिरी धमकी दी, देखो मैं गोली चला दूंगा, मैं गोली चला दूंगा, मैं कह रहा हूं मुझे डर लग रहा है। उन्होंने मेरी बात नहीं मानी तो सबसे आगे वाले उस कर्मचारी की टांग की तरफ मैंने वो बंदूक की और कहा, आखिरी बार पूछ रहा हूं, तुम्हारा नाम क्या है और क्या तुम इस गेट की तरफ आओगे या नहीं? उसने कोई जवाब नहीं दिया और मैंने गोली चला दी। उसकी टांग पर गोली चलाई थी मैंने और वो गोली बिल्कुल सही जगह लगी। मेरा निशाना बहुत ही कम चूकता है और उसकी टांग में गोली लगने के बाद उसे दर्द होना चाहिए था, लेकिन हो नहीं रहा था। तब मैं सोच में पड़ गया था, ऐसा कैसे, उसे दर्द क्यों नहीं हुआ? ना तो उसके चेहरे पर कोई भाव आया था और ना ही वो हिला था। मैं तब भी धमकी देकर कहने लगा था, देखो तुम्हारी इस टांग पर दर्द नहीं हुआ, मैं तुम्हारी दूसरी टांग पर गोली चला दूंगा, अब तुम्हें पीछे हटना होगा। उसने जिस टांग पर गोली लगी थी उसी टांग को आगे रखा। वो और आगे बढ़ने लगा था। मैं घबराने लगा था। मुझे डर था वो मेरे करीब ना आए। कोई ना कोई बीमारी तो है, इनके दिमाग में फर्क आ गया है। मैंने दूसरी टांग पर गोली चलाई। गोली टांग पर लगी, चेहरे पर भाव नहीं आया, दर्द का उसे एहसास नहीं हुआ। और तब वो डर जो मेरे अंदर फैला था मैं बयां नहीं कर सकता। मैं घबरा सा गया था और पीछे की तरफ हटने लगा। जितनी तेजी से मैं पीछे हट रहा था उतनी तेजी से वो आगे बढ़ रहे थे। वो मेरे करीब आ रहे थे और मैंने भागना शुरू कर दिया। मुझे समझ में आ गया था कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। इनके दिमाग हिल चुके हैं, इन्हें दर्द नहीं हो रहा। यहाँ ऑयल फील्ड में कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। उन्हें गलियारों में मैं आगे की तरफ भागता गया। मैं बड़ी तेजी से भाग रहा था और एक एक करके उन दरवाज़ों को खोलने की कोशिश करता रहा। मैं किसी कमरे के अंदर छिपना चाहता था, लेकिन वो दरवाजे अंदर से ही बंद थे। बड़ी तेज़ी से भागते भागते मैं एक गलियारे के बिल्कुल पिछली साइड पहुंच गया, जहां पर सिर्फ एक कमरा था। मैं उस कमरे के दरवाजे को खोलने की कोशिश करता रहा और बड़ी तेज़ी से झटके मारे, कंधे मारे, वो दरवाज़ा ना खुला। अब वो तीनों मेरे सामने आकर खड़े हो गए थे और उनके कदम अब आगे की तरफ बढ़ रहे थे। फासला कम होता जा रहा था और मैं घिर चुका था। मैंने बंदूक उनकी तरफ बढ़ा ली। मैं वो 9mm की रिवॉल्वर की गोली उन पर चलाना चाहता था, लेकिन डर था। टांगों के सिवा हम पुलिस ऑफिसर किसी पर गोली नहीं चला सकते, लेकिन अगर जान का खतरा हो तब गोली चला सकते हैं। उन्हें मैं धमकी देता रहा, करीब मत आओ। वो रुक नहीं रहे थे, बहुत करीब आ गए थे और करीब से मैंने उनकी आंखें भी देखी। आंखों में भी तेल लगा हुआ था, काली काली सी आंखें फिरी हुई थी। वो भयानक से लग रहे थे और एक की छाती पर मैंने गोली चलाई। मैं डर गया था, उंगली अपने आप चल गई। छाती पर लगी गोली से बचा नहीं जा सकता। चेहरे पर भाव तक न आए थे उनके। वो अब भी आगे बढ़ रहे थे और मैंने दनादन गोलियां चलानी शुरू कर दी। एक एक करके हर किसी के सर पर गोली चलाई थी मैंने, लेकिन वो हिले तक ना, भाव तक ना आया चेहरे पर, जैसे उनकी फीलिंग्स खत्म हो गई। वो लाशों की तरह बर्ताव कर रहे थे और वहां घिरा हुआ कोने में मैं कांपने लगा था। मौत नज़दीक दिखने लगी थी। दुश्मन जिन्हें दर्द नहीं होता उनसे मुकाबला कैसे किया जा सकता है। अचानक वो दरवाज़ा जो खुल नहीं रहा था वो खुला और उसके अंदर से 2 लोग निकले। उनके हाथ में बड़ी बड़ी बंदूकें थी, ये शॉटगन थी। उन्होंने मुझे अंदर की तरफ खींचा और एक आदमी ने शॉटगन चलाई थी। वो लड़का जिस पर मैं अब तक इतनी गोलियां चला चुका था, शॉटगन से उसने उसे फाड़ कर रख दिया था। उसके चिथड़े उड़ गए थे और 2 बार उसने शॉटगन और चलाई थी। तीनों के चिथड़े चिथड़े कर दिए थे और वो लाशें वहां बिखर कर पड़ गई थी। उसने जल्दी से कहा था, निकलो निकलो निकलो, जल्दी अंदर आओ, इस दरवाजे को खोलो और अंदर घुसो, जल्दी करो। मैं अब जल्दी से अंदर घुस गया था और उसने वो चिटिकनी लगाई। मैं खड़ा होकर पूछ रहा था, ये कौन थे जिन्हें तुमने मारा? मैं समझ नहीं पा रहा इन्हें दर्द क्यों नहीं हो रहा था, लेकिन अब अंदर क्यों लेकर आए हो? हमें बाहर निकलना होगा, बाहर गेट पर अंगूठा लगाओ, हम बाहर निकलते हैं। तो उसने कहा, बाहर नहीं निकल सकते और यहां भी नहीं रुक सकते। उन्हें पता लग गया है हम इस दरवाजे के पीछे हैं।
ऊपर वेंट दिख रहे हैं, एयर वेंट। जल्दी से घुसो उसमें, जिंदा रहना चाहते हो तो। हमें लगा था बाहर से कोई आया है, लेकिन तुम तो ऑफिसर हो, तुम्हारे पास तो एक्सेस भी नहीं होगी। हमें कोई चाहिए जो गेट को खोल पाए। हम बाहर नहीं निकले तो मारे जाएंगे। मैंने उनसे पूछा, क्या हुआ, मुझे पूरा बताओ। लेकिन वो जल्दी जल्दी वेंट में चढ़ गए और बाहर से दरवाजे खटखटाने की आवाज़ शुरू हो गई थी। कोई था जो बाहर आ चुका था। मैंने कहा, दरवाज़ा खोल कर देखते हैं, शायद बाहर कोई और हो, तुम्हारा साथी भी हो सकता है। तो उसने कहा, जल्दी निकलो, दरवाज़ा टूटने वाला है। यहाँ पर वो पहुँचे तो मरना तय होगा। वो जल्दी जल्दी वेंट पर चढ़ गए थे और बाहर से दनादन दरवाजे पर खटखटाने की आवाज़। कोई भारी चीज़ दरवाजे पर मारना शुरू हो गया था। वो दरवाज़ा टूटने की कगार पर था और मैं भी उस वेंट में जल्दी से घुस गया और हमने वेंट की उस जाली को बड़ी तेज़ी से लगाया। उस जाली से मैं देख पा रहा था वो अंदर आ गए थे और वो 3 लोग थे, वही 3 लोग जिनकी धज्जियां उड़ा दी गई थी। उनके शरीर बिल्कुल सही हो गए थे, कपड़े बिल्कुल वैसे के वैसे जैसे उन्होंने अपने उन चिथड़ों को दोबारा जोड़ लिया। वो मरकर दोबारा जिंदा हो गए थे। मुझे घबराहट हो रही थी और सामने वो आदमी मुंह पर उंगली रखे हुए बार बार मुझे कहे जा रहा कि शब्द मत निकालना, मुंह से शब्द मत निकालना। मैं चुप हो गया। मन में बहुत सारे सवाल थे जो मैं पूछना चाहता था, लेकिन उसने चुप करवाया तो मैं वहां खड़ा रहा। वो तीनों उस कमरे की उन अलमारियों को चेक करते रहे थे। अलमारियां बिखेर दी थी उन्होंने, हर सामान को फाड़ दिया था। वो हमें ढूंढ नहीं पाए थे। इसके बाद वो बाहर की तरफ भागे। हमें ढूंढने के लिए वो अलग जगह पर जाना चाहते थे और हम भी उन वेंट पर घिसटते घिसटते आगे बढ़ने लगे। मैं उनसे पूछना चाहता था क्या हुआ, लेकिन मुंह पर रखी उंगली बार बार मुझे चुप करने की तरफ कह देती और वो आगे बढ़ने लगती। वेंट के सहारे वो उन बड़े बड़े पंखों के करीब गए और वहां पर मैंने देखे कई और लोग। वो उन पंखों के पास बैठे हुए थे और मेरी तरफ देखकर कहने लगे, ये कौन है? किसी वैसे को तो नहीं ले आए? उसने कहा, नहीं। वो बड़ी धीमी आवाज़ में बात कर रहे थे, तो मैंने सोचा धीमी आवाज़, मुझे भी बोलना चाहिए धीमी आवाज़ में। मैं धीमी आवाज़ में सवाल पूछ रहा था, यहाँ क्या हुआ? मैं जानना चाहता हूँ यहाँ क्या हुआ। वो कौन थे? वो क्या थे? मैं जानना चाहता हूँ। तब उस आदमी ने जवाब दिया, तुम कहाँ से आए हो? मैंने कहा, मैं ऑयल फील्ड। मैंने कहा, मैं फील्ड ऑफिसर हूँ और यहाँ पर इन्वेस्टिगेशन के लिए आया हूँ। मुझे मैसेज किया गया था कि यहाँ कोई गड़बड़ हुई है, जिस कारण स्टेज 1 पर ही उन पाइप्स को बंद कर दिया गया है, लेकिन मैं नहीं जानता अंदर क्या हुआ है। क्या तुम बताओगे? तब उसने रोते रोते बताया था, स्टेज 1 से वो पेट्रोलियम निकलता है जो बाद में स्टेज 2 पर जाता है, और स्टेज 1 से थोड़ा सा निकला हुआ पेट्रोलियम जो टैंकर में पहुंचता है, वहां से हम चेक करते हैं आखिर पेट्रोलियम की क्वालिटी क्या है, क्या वो बिल्कुल सही है और क्या सही स्थिति में है। लेकिन पहली बार इन 12 सालों में जब हम उन कंटेनर को खोल रहे थे, सिर्फ तेल नहीं था जो जमीन से निकला था। काले रंग का वो प्राणी, इंसान जैसा दिखने वाला, उसका कद 4 फुट था, लेकिन वो पूरी तरह से काला, इंसानी ढांचे में बंधा हुआ। वो उस तेल के कंटेनर से बाहर निकला था। पहले हमें लगा था कि वो कोई इंसान है जो तेल में गिर गया होगा। हमने उसे घसीटकर बाहर निकाला था। वो पहले 2 शख्स जिन्होंने उसे बाहर निकाला था, उसने उनके मुंह में हाथ डाल दिया था और इसके बाद वो पूरा का पूरा गायब हो गया और उनके मुंह के अंदर 2 हिस्से चले गए थे। कुछ ही समय बाद वो अजीब अजीब हरकतें करने लगे। उनके शरीर से खून बहना शुरू हो गया। अपने आप वो पानी की ग्रंथियां जो शरीर में होती हैं, जिससे पसीना निकलता है, उससे उनका खून निकल रहा था। खून निकलते निकलते सारे शरीर का खून निकल गया और उनके शरीर में वो तेल वाला इंसान बहने लगा था। वो तेल के रूप में शरीर में था। उसके बाद वो बस अजीब अजीब हरकतें करने लगे और लोगों को मारने लगे। वो जिसे भी मारते उसके शरीर में भी अपने मुंह का वो तेल डाल देते। वो तेल से वो भी इनके जैसा बन जाता। यहाँ कुल 30 लोग हैं जो अब तक वैसे बन चुके हैं और वो बस हमें ढूंढ ढूंढ कर मारने की कोशिश कर रहे हैं, अपने जैसा बनाने की कोशिश कर रहे हैं।
वो जो अफसर थे वो तो अंदर लॉक करके बाहर निकल गए। उन्होंने सोचा अंदर कोई ज़्यादा बड़ी घटना नहीं हुई है और वो 2 लोग सिर्फ पागल ही हुए होंगे, लेकिन अंदर बहुत बड़ी गड़बड़ है। जिंदा रहना बहुत मुश्किल हो रहा है। हम जब भी उन लोगों को मारते हैं वो फटते हैं और फिर से जुड़ जाते हैं, जैसे उनका शरीर अमर हो गया है और हम उन्हें रोक नहीं पा रहे हैं। मैंने उनसे पूछा था यहाँ से बाहर निकलने का रास्ता क्या है फिर। उन्होंने कहा एयर वेंट हम खंगाल चुके हैं, इससे बाहर नहीं निकला जा सकता और कभी ना कभी वो हमें ढूंढ लेंगे। हम उन्हें मार नहीं पाएंगे लेकिन वो हमें मार देंगे। वो बहुत चालाक है। वो इंसानी शरीर पर जैसे तेल कब्जा कर चुका है और वो हमारे दिमाग के अंदर घुस रहा है। धीरे धीरे इनकी हरकतें भी बदलती गई। पहले इन्हें अलमारी खोलना भी नहीं आता था, जैसे दिमाग बिल्कुल पागल हो गया हो। अब इन्हें अलमारी खोलना आता है, दरवाज़ा खोलना आता है और हम सोच रहे हैं जल्दी से बाहर निकलना होगा। अगर इनके दिमाग में आ गया कि एयर वेंट भी होता है तो ये एयर वेंट में भी घुसेंगे और कभी ना कभी ढूंढ लेंगे। हम बाहर नहीं निकल सकते, हमें तुमसे आस है, तुम हमें बाहर निकाल सकते हो। वहाँ कुल 15 लोग थे। मैं उनके सामने इस तरह आस जगाने की कोशिश नहीं करना चाहता था, लेकिन मेरे दिमाग में तभी आइडिया आया, यहाँ सबसे ऊपर एक कमरा होना चाहिए। उस कमरे में एक ब्लूप्रिंट का बड़ा सा पेपर होता है। अंदर जो कर्मचारी हैं उन्हें बताया नहीं जाता ब्लूप्रिंट कहाँ पर रखा गया है, क्योंकि कई खुफिया काम भी इस तरह ऑयल फील्ड्स में करवाने पड़ते हैं। सरकारी लोगों को पता होता है। उस कमरे तक हमें पहुंचना होगा, ब्लूप्रिंट निकालना होगा और इस पूरी की पूरी फील्ड का ब्लूप्रिंट अगर हमें मिल जाए तो हम इससे बाहर निकल पाएंगे और बाहर वाले जितने दरवाजे हैं उसकी एक्सेस मेरे पास है। बस एक बार इससे बाहर निकल जाएं। हम सब अब उस एयर वेंट से बाहर निकलकर कमरों से होते हुए ऊपर वाले उस बड़े कमरे तक पहुंचना चाहते थे। उस दरवाजे के पीछे ब्लूप्रिंट मिलेगा और वो एयर वेंट से बाहर नहीं निकलना चाहते थे। 5 लोग थे जिन्होंने कहा हम बाहर जा सकते हैं और उन 5 को लेकर मैं नीचे उतर आया था। बाकी सब 10 के 10 वहीं पर रहना चाहते थे। इसके बाद हम आगे की तरफ बढ़ चले और जैसे जैसे हम ऊपर वाली मंजिल में जाते गए हमने एक आवाज़ सुनी थी। एयर वेंट के ऊपर की तरफ चढ़ते हुए वो 2 लोग, उन्हें पता लग गया था एयर वेंट में चढ़ा जा सकता है और जैसे ही हम सीढ़ियों से नीचे उतरने की कोशिश करने लगे ताकि साथियों को बता पाएं, उस हल्के से कैन ने गिरकर आवाज़ कर दी और वो भांप गए। वो हमारे पीछे और हम भागते गए। हम तीसरी मंजिल पर थे और वो हमारे पीछे। हमारे पास बंदूकें नहीं थी, बड़ी बड़ी सी वो कुल्हाड़ियाँ थी जिससे उन्हें काट कर रख दिया। वो 2 लाशें धीरे धीरे जुड़ रही थीं। धीरे धीरे वो तेल में बदलते और जुड़ने लगते। समय कम था, ऊपर वाले दरवाजे तक पहुंचना था और जैसे ही उस दरवाजे तक पहुंचे हमने पीछे वाला वो जंगला लगा दिया। हम अब उस दरवाजे को फाड़ रहे थे। उस दरवाजे को कुल्हाड़ी से फाड़ डाला और उसके अंदर अब हमें ब्लूप्रिंट चाहिए था। एक बड़े से कंटेनर में रखा हुआ नीले रंग का वो डिब्बा, उसके अंदर ब्लूप्रिंट हमने देखा और जल्दी से भांपने लगे बाहर जाने के रास्ते। यहाँ कई रास्ते हैं जो बाहर तक ले जा सकते हैं, लेकिन अमूमन सब बंद मिलेंगे। एक रास्ता है जो सही दिशा में ले जा सकता है, वो है नीचे से एयर वेंट से निकलने वाले पंखे को रोककर उसके पार पहुंचकर। लेकिन वो पंखे इतने बड़े और इतने तेज होते हैं जिन्हें रोका नहीं जा सकता। अगर वो चल पड़े तो कट जाएंगे हम। वो काफ़ी लंबा रास्ता है जिसमें बहुत सारे पंखे लगे होते हैं। एक भी पंखा चला हम मारे गए। लेकिन बाहर जाने का रास्ता यही था और ये एयर वेंट के पंखे नीचे मिलेंगे। हम अब फिर से नीचे जाने वाले थे और 2 लोग जुड़ रहे होंगे, उनके पास से निकलेंगे। हमने जल्दी से भागना शुरू कर दिया। रास्ता हमें पता चल गया था। अब हम उनके पास से निकलने वाले ही थे, लेकिन वो जुड़ चुके थे और हमला करने लगे। कुल्हाड़ियों से काटा हमने, लेकिन 2 लोगों को उन्होंने पकड़ लिया। वो हमला नहीं कर रहे थे, वो अपने हाथों को उनके मुंह में डाल रहे थे और मुंह में डले हुए हाथ जैसे तेल की तरह पिघल जाते और उनके गले के अंदर जैसे ही वो तेल रिसता वो तड़पने लगते। तब मैंने कहा था इन्हें बचाया जा सकता है, जल्दी इन्हें पकड़ो। लेकिन एक कर्मचारी ने कहा अब ये गए, खुद को बचाओ, अब ये गए। तब हम 3 थे,
सिर्फ 3 और आगे बढ़ते गए और वो भीड़, उन शैतानों की भीड़, उनके अंदर तेल जा चुका था और वो हमें पकड़ने के लिए आ रहे थे। हर तरफ वही, और कुल्हाड़ियों से काटते हुए हम आगे बढ़ते गए। उनमें से कई लोग वो एयर वेंट में भी थे, उन्हें भी पकड़कर शैतान बना दिया गया था। धीरे धीरे उन्हें मारते हुए हम आगे तो बढ़े थे, लेकिन मैं बड़ी मुश्किल से नीचे से निकल पाया था। वो तीनों पकड़े गए और मैं अकेला था जो भाग रहा था। अब मैं नीचे वाले वेंट में जाना चाहता था। मौत दिख रही थी मुझे, मौत। वो भी नहीं बचे और मैं भी नहीं बचूंगा। जैसे ही मैं नीचे पहुंचा, ये तेल है, इसे जलाया जा सकता है। वहाँ कई पाइप्स थी, कई छोटी छोटी टैप लगी हुई थी। मैंने जल्दी से उन टैप को चला दिया और वहाँ काले रंग का तेल बिखरने लगा। मैं उस तेल से डर भी रहा था, लेकिन वो तेल हर जगह भरता गया। मैंने हर एक टैप को चलाया। मैं जिस भी मंजिल पर जा रहा था वो मेरे पीछे थे और मैं आगे टैप को चलाता हुआ हर जगह तेल को बिछाता जा रहा था। अब मुझे नीचे पहुंचना था, उन नीचे पंखों के पास। वो पंखे इतना तेज थे कि रुकने का नाम नहीं ले रहे थे और उन्हें पार करने के लिए मुझे कटना पड़ता। उन पंखों को रोकने के लिए मैंने दिमाग लगाया। मैंने दीवारों पर लटके हुए वो फायर एक्सटिंग्विशर अपने हाथ में पकड़ लिए और उन्हें उन पंखों में फेंका। वहां बड़े बड़े धमाके हुए थे और वो पंखे उड़ गए थे, धज्जियां उड़ गई थी और इस तरह मैं उन पंखों को पार करता हुआ पीछे तक गया। मैंने 4 पंखे उड़ा दिए थे और तब जाकर आखिरी पंखे तक पहुंचा था, लेकिन उसे उड़ाने के लिए मेरे पास फायर एक्सटिंग्विशर नहीं था। कैसे रोक पाता मैं? उसके बाद उसकी तेज हवा अंदर की तरफ आ रही थी और उससे आगे मैं बढ़ नहीं पा रहा था। किसी चीज को आगे फेंक नहीं पाता। मैं क्या करता? लेकिन वो ब्लूप्रिंट, उसके अंदर उन पंखों की एक बात बताई गई थी। वहां पास में निकलने वाली एक तार थी। अगर मैं तार को काटता, 5 सेकंड के लिए पंखा रुक जाता और पंखा जब रुकता उसके बाद पीछे वाली वो इमरजेंसी सप्लाई चलनी शुरू हो जाती, फिर से पंखा चालू हो जाता। 5 सेकंड मिलते मुझे। मैंने वहां पड़े उन चिथड़ों से उन तारों को काटा। मुझे हल्का सा झटका भी लगा था, लेकिन मैंने तारें काट दी। वो पंखा बड़ी तेजी से रुका, इतना भारी था, और जैसे ही वो रुका उनके बीच से छलांग लगाकर मैं निकला और 5 सेकंड में हल्का हल्का रुकते रुकते बिल्कुल तेज, और वो पूरी भीड़, वो हवा इतनी तेज थी कि उनको पीछे धकेल रही थी और जल्दी से वो कटकर भी अपने हिस्से को आगे पहुंचाना चाहते थे, लेकिन कटकर वो पीछे रह जाते और बार बार हवा उन्हें पीछे धकेल देती। वो पीछे जुड़ रहे थे और मैं आगे भागा। पीछे से निकलने वाला वो तेल, मैंने वो टैप चला दिए थे और हर जगह तेल ही तेल था। अब उन्हें रोकने के लिए एक ही तरीका था, पूरी जगह को उड़ाना होगा। मैंने उस लाइटर से आग जलाई थी और वो धमाका बड़ा तेज हुआ था। आग लग रही थी, पूरी जगह उड़ने वाली थी और मैं उस जगह से बाहर बड़ी मुश्किल से निकल पाया था। भागा था मैं उस गेट की तरफ। ये तीसरा गेट था। मैं तीसरे गेट को अंगूठे से खोल पाया, फिर चौथा और 5वें गेट के करीब पहुंचते जाली से बाहर दिख रहे थे वो कर्मचारी और मैं लथपथ भागता हुआ पसीने से तरबतर इस तरह गेट के पास थका हारा पहुंचा था। वो घबरा गए थे और बाहर आर्मी वाले भी बड़े बड़े उन गाड़ियों को लेकर खड़े थे। पास में ही आरपीजी लेकर भी वो खड़े थे। मैं अंगूठा लगाकर गेट खोल पाया और वो गेट के सहारे अंदर, और पीछे से हुआ वो बड़ा धमाका जिसने ऑयल फील्ड को उड़ा दिया था। वो शॉक वेव थी जिसने बाहर वाले उस जाली वाले गेट को ही उड़ा कर रख दिया था। वो फेंसिंग उड़ गई थी और मैं भी 12 फुट पीछे उड़कर गिरा था। हमें गाड़ियों से जल्दी जल्दी से बाहर निकाला गया था और वो आर्मी वाले कह रहे थे, जो काम हम करना चाहते थे अच्छा हुआ तुमने कर दिया, तुम वहां से बच निकले। अंडरग्राउंड, धरती के अंदर कई जीव पाए जाते हैं और हमें नहीं पता था ऐसे जीव भी बाहर निकल सकते हैं। इसे जमीन के अंदर ही सुरक्षित माना जाता है। जमीन के बाहर ये हवा के माध्यम से खुद को खत्म करने लगते हैं। किसी इंसान के शरीर के अंदर पहुंचने के बाद ये हमारे शरीर से जुड़ जाते हैं और रेप्लिकेट कर पाते हैं, यानी कि अपने नए नए रूप बना पाते हैं। ये जितने इंसानों के अंदर जाते अपना रूप बनाते जाते, उन्हें कंट्रोल में करते जाते। सबको मरना ही था, अंदर से बचकर कोई बाहर नहीं आ पाता।
हर कोई अंदर जल गया होगा और वो रूप भी अब किसी के शरीर में जा नहीं पाएंगे। 24 घंटे के अंदर वो अंदर से मारे जाएंगे और सब खत्म हो जाएगा। हर ऑयल फील्ड में अब खास इंस्ट्रक्शंस दे दी गई हैं कि तेल को अब सीधे तरह से नहीं छूना है। अब हम उन्हें जिंदा रहने नहीं दे सकते। अब हम उन्हें अपनी इस सोसाइटी में पहुंचने नहीं दे सकते। पहले गलतियां हुई लेकिन हर बार हम उन्हें रोक पाए। तुम्हारी मदद से इस बार भी। वो ऑयल फील्ड जल गई थी और धमाके में कोई भी नहीं बचा होगा। सबको वहां से निकाल लिया गया ताकि कोई भी उसका शिकार न बन पाए। अगर जलने के बाद कोई बूंद बची भी हो तो भी वो किसी के शरीर में जा नहीं पाता। वो 3 गेट बंद थे और उसके अंदर का हिस्सा जल चुका था। हम वहां से निकल आए थे और इतनी बड़ी मुसीबत से गुजरने के बाद मुझसे एक कॉन्ट्रैक्ट में साइन करवाया गया था कि मैं इस बात को किसी को ना बताऊं। ये एक गुप्त राज रहेगा जो बाहर निकलना नहीं चाहिए। मैंने साइन कर दिया और तब मैं दोबारा पुलिस स्टेशन में पहुंच गया था अपना पुराना बोरिंग काम करने के लिए, जो शायद अब मुझे बहुत अच्छा लगने लगा था। मैं 3 दिन वहां पर काम करता रहा था, याद करता रहा था उस घटना को। और 3 दिन बाद पता नहीं क्या हुआ, मेरे पेट में अजीब सा दर्द होना शुरू हो गया। सुबह 9 बजे मैं चाय पी रहा था और पेट में दर्द सा शुरू हो गया। मैंने पुलिस स्टेशन में फ़ोन कर दिया था। आज तबीयत ठीक नहीं लगती, मुझे काफ़ी खांसी आ रही थी। शायद ये उस महामारी के कारण भी हो सकता है। मैं थोड़ा सा डरा था, महामारी से बचकर रहना चाहिए। लेकिन जब मैं वॉश बेसिन में गया था, खांसा था, मैं घबराया था। काले रंग की खांसी आई थी। मुझे लगा कोई पेट में इन्फेक्शन तो नहीं हो गया, कोई कैंसर वैंसर तो नहीं हो गया कि खांसी खून वाली आ रही है। तब मैंने उस खून को हाथ से मल कर देखा था। हाथ पर लग गया था, वो खून नहीं तेल जैसा था। मैंने फिर से खांसने की कोशिश की। जितनी ज़्यादा खांसी करता जाता उतना काले रंग का तेल निकलता जाता। मेरे शरीर से भी वैसा ही तेल निकलना शुरू हो गया था। अब मैं नहीं जानता मैं ये किसी को बताऊं या ना बताऊं। क्या सच में मैं वैसा बन रहा हूं? लेकिन 3 दिन, आखिर मेरे शरीर में 3 दिन बाद बदलाव क्यों हो रहे हैं? बाकी सब तो बड़ी जल्दी उसके स्वरूप में बदल रहे थे। ये तेल ही है, मैंने जलाने की कोशिश की थी, उसे आग लगी थी। ये तेल ही है जो मेरे मुंह से निकल रहा है। अब आगे क्या होगा